नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दर्पण सिविल सर्विस में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है दर्पण सिविल सर्विस द्वारा, है ना। तो इसके सुबह क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाते हैं और शाम को इसका डिस्कशन यूट्यूब के माध्यम से लिया जाता है। तो चलिए आज हम अपना डिस्कशन करते हैं 25 क्वेश्चनों का, जो कि भारतीय संविधान से हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या राज्य की परिभाषा दी गई है ना। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन सा निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि कौन सा निकाय है जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत, यह राज्य जिसको राज्य नहीं कहा जा सकता, है ना। तो यहाँ पे सभी राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य के अंदर आते हैं, भारतीय खाद्य निगम भी राज्य के अंदर आता है और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम भी राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त तीनों ही कथन जो हमारे सही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, यहाँ सही हो जाएगा हमारा। कौन सा, डी सही हो जाएगा। और देखते हैं इसमें क्या है, इसकी डिटेल्स देखते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्न निकाय शामिल है। कौन कौन से? भारत की संसद या सरकार, सभी राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा शामिल हो जाती हैं, जिसमें सभी स्थानीय प्राधिकार, अन्य प्राधिकारी और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में अन्य प्राधिकारी शब्दावली का जो पर्याप्त विस्तार किया है, इसका डिटेलिंग जो है, प्राधिकारी शब्दावली का जो डिटेल दिया है वो किसने किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है ना। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 दी गई है यहाँ पे और सूची उसकी 2 दी गई है, उसका मिलान करना है। तो समानता का अधिकार, मूल अधिकार और अनुच्छेद के बारे में बताना है हमें। एक साइड मूल अधिकार दिया गया है, एक साइड अनुच्छेद दिया गया है, तो ना। मूल अधिकार में क्या? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, एकदम सही बात है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, यह भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, यह भी सही है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 29 से 28, यह भी सही है। आगे और कौन कौन से जाते हैं? 2। इसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार जाता है ना। वो कहाँ कहाँ आता है? 29 और 30 में जाता है, 29 और 30। इसके बाद जाते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, आर्टिकल 32। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ए, बी, मतलब 1, 2, 3, 4 तीनों ही ऑप्शन सही हो जाता है, चारों ही कोड जो है सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंध के अधीन समानता के अधिकार से संबंधित हैं? तो धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, यह भी जो है ये कौन सा अपना जाता है? धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद कर जो प्रतिषेध है, यह अनुच्छेद 15 के तहत जाता है ना। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह भी आ जाता है। समानता के अधिकार में ही अस्पृश्यता का अंत, यह भी आ जाता है। जबकि अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो है, यह किस में आता है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में आता है, जो कि आर्टिकल नंबर 29 है ना। यह जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 15, यह हो जाता है 16 और यह जाता है 17। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा केवल 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं। प्रत्येक नागरिकों को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। यहाँ पे कथनों का विचार करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक नागरिक जो विधि के समक्ष समान होते, एकदम सही बात है। और प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के समक्ष के द्वारा जो है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। दोनों ही बातें यहाँ पे हमारी सही हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कथन क्या क्या है। एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों ही हमारे ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से रहा है? तो इंदिरा साहनी केस सभी जानते होंगे। इंदिरा साहनी केस का संबंध जो था पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से था। किससे था? पिछड़ा वर्ग आरक्षण से था, है ना। इसमें सरकार द्वारा जो कब आया गया था, ये 1992 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1992 में इंदिरा साहनी वाद आया था। और इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार के फैसले को सही करार दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार हमारा पिछड़ा वर्ग से संबंधित है इंदिरा साहनी वाद। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा पाने का अधिकार, यह मूल अधिकार है हमारा। काम पाने का अधिकार,
काम पाने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है, मूल अधिकार में शामिल नहीं है इसका। और संगम बनाने का अधिकार यह भी हमारा मूल अधिकार है, और कोई वृत्ति करने का अधिकार यह भी मूल अधिकार है। तो केवल जो है काम पाने का अधिकार, केवल दो यहाँ पे हमारा सही है कि यह मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला चलते हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है कि अनुच्छेद 21 का के तहत शिक्षा का अधिकार है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इसको कब ऐड किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया है ना। और 19 सब क्लोज 1 क्या कहता है कि इसके तहत संगम या सहकारी समिति बनाने के अधिकार का उल्लेख है। 19 सब क्लोज 1 क्या कहता है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने के प्राधिकार का उल्लेख है इसमें, है ना। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल 2 गलत हो जाता है। काम पाने का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नंबर 7 है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फोन टेप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा अधिकार, मतलब कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है? तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस बताई गई हैं, इस कंडीशन में जो है निजता के आधार का उल्लंघन होता है। किसका उल्लंघन होता है? निजता के आधार का उल्लंघन होता है। कि निजता के आधार के कारण ना ही आप किसी के घर की तलाशी ले सकते हैं और ना ही किसी का फोन टेप कर सकते हैं। दोनों ही कानून के खिलाफ है ना, नियम मूल अधिकार के विरुद्ध हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी, एकदम सही बात है। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा, यह बात भी सही है। और किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाता। यहाँ पे तीनों ही बात, यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन हमारे सही हैं, सत्य हैं। ठीक है, ये आर्टिकल किसके अंतर्गत आते हैं? या आर्टिकल 20 के अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 20 के अंदर दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अंतर्गत शामिल हैं सभी कथन। ठीक है, अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के मौलिक अधिकार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं। गिरफ्तार किए गए एवं हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह एकदम सही बात है कि कोई व्यक्ति को अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ करेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा कि आप हम उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, मतलब गिरफ्तारी का कारण हमें पता होना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हो जाते हैं। यह दोनों ही बात किसके आधार पर ली गई है? आर्टिकल 22 के आधार पर ली गई है। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ जो है संरक्षण मिला है। और क्या क्या संरक्षण मिला है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देखते हैं। कि इसमें संरक्षण कहा गया है, कुछ बातें कही गई है कि अनुच्छेद 22 उस व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है जिसे सामान्य कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है या नज़रबंद किया जाता है। नज़रबंद से आशय कि घर में निगरानी में रखा जाता है उसको। तो यहाँ पे देखते हैं कि जिस आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है उसके बारे में उसको सूचित करना आवश्यक हो जाता है कि आपका आधार क्या है, आपने क्या गुनाह किया है कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। वकील से परामर्श करने और अपना बचाव करने का अधिकार होता है कि वह अपने खिलाफ वकील रख सकता है कि अपनी पैरवी के लिए, है ना, यात्रा के समय या फिर यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, आप गिरफ्तार के समय जो उसको छोड़कर 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है कि आप जैसे ही उसको गिरफ्तार करते हो व्यक्ति को और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश करो या फिर आप उसको बरी कर दो। अगला है, यदि मजिस्ट्रेट जो है हिरासत की अवधि नहीं बढ़ाता है तो उसको 24 घंटे के बाद रिहा करने का अधिकार है। तो यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं, है ना। समझ में आ गया आर्टिकल 22 क्या है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन उपबंधों के में अवसर की समता का उल्लेख है। अवसर की समता का उल्लेख कहाँ कहाँ पर किया गया है? तो अवसर की समता का उल्लेख 2 जगह किया गया है। एक तो किया गया है प्रस्तावना में और दूसरा किया गया है मूल अधिकार में। कहाँ पे किया गया है? फंडामेंटल राइट में किया गया है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, है ना, कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर राज्य व्यक्ति की धार्मिक कार्यों के प्रबंधन स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य? तो यह तीनों ही आधार, यहाँ पे क्या है, तीनों ही आधार शामिल हो जाते हैं कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर जो है अपना निर्बंधन जो है आरोपित कर सकता है। ठीक है, इसकी डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स क्या है कि अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसे लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस वाद में यह निर्धारित किया गया कि वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो यहाँ पे देखो, एक तो बोलने की स्वतंत्रता है ही, साथ में हमें बोलने की वाक की स्वतंत्रता कहते हैं जिसको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यहाँ पे चुप रहने की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो वह केस है एमेनुअल बनाम केरल राज्य, है ना। एमेनुअल बनाम केरल राज्य में निर्धारित किया गया कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी शामिल है, कि आपको चुप रहने का भी अधिकार है। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप चुप रहने का अधिकार है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार या दायित्व को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था? तो ये कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, है ना। एकदम सही बात है ये। अगला है, भारत के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना गया है? तो पीएन भगवती जी को जो है जनहित याचिका का जनक माना गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत के न्यायाधीश पीएन भगवती को जनहित याचिका का जनक माना जाता है। यह एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता है। इस प्रणाली में भारत में पूर्व प्रचलित केवल प्रभावित व्यक्ति ही न्याय पाने के अधिकार हेतु अपील कर सकता है को बदल दिया गया है। मतलब कि जो व्यक्ति प्रभावित है उस केस से, उसके अलावा भी जो है पीड़िता की ओर से या पीड़ित की ओर से कोई भी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठा सकता है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही होता है। पीएन भगवती जी को जो है जनहित याचिका का जनक माना गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संरक्षक कौन है मूल अधिकारों का? तो मूल अधिकारों का संरक्षक जो है न्यायपालिका है। कौन है? न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षण करती है। इसमें दो ही आर्टिकल आते हैं। एक तो आता है 32 जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय, और 226 मतलब कि 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय इसमें रिट जारी कर सकता है ना। 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। आगे देखेंगे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूलाधिकार है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक या गारंटर है ना। तो ऑप्शन बी सही होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं किसका अर्थ है? तो हम आदेश देते हैं, यह अर्थ है परमादेश का, है ना। किसका अर्थ है? परमादेश का आदेश देना। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं कि परमादेश रिट न्यायालय की विवेकाधीन है। यह न्यायालय अपनी विवेकाधीन के हिसाब से देता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य के हेतु बाध्य किया गया है। यह रिट राष्ट्रपति, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक क्षमता में कार्यरत है के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको आदेश करने का अधिकार है न्यायालय को या राष्ट्रपति को कि हम आपको आदेश देते हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपको काम दिया गया है उसको काम करें आप, है ना। तो परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? तो इस कंडीशन में जो है 7 दिन, 60 दिन, 15 दिन या 90 दिन। तो इस कंडीशन में जो है 15 दिन तक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है ना। संविधान के अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर निम्न अधिकार बताए गए हैं कि अपनी गिरफ्तारी का कारण, जैसे हमने पहले बताया, अपने पसंदीदा वकील चुन सकता है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने
प्रस्तुत करना है ना। और यदि इसके साथ यदि अन्वेषण जो 24 घंटे में पूरा नहीं होता तो जो है इसको न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्ति को अधिकतम 15 दिन की अवधि के लिए पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश दे सकता है। जो अधिकतम रहता है आदेश देगा कि अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन के लिए उसको न्यायिक हिरासत पे रख सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं सूची में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है ना। आर्टिकल किसके तहत? 50 के तहत, आर्टिकल 51 के तहत, है ना। आर्टिकल 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है? इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। और क्या का उल्लेख है कि राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे के से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। तो इस प्रकार यहाँ पे कुछ प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 51 के तहत। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान करता है, एकदम सही बात है। और भारतीय संविधान अपने नागरिकों से प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की अपेक्षा भी रखता है। तो यहाँ दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं, दोनों ही कथन सही हो जाती है। तो 48A है और यह बात किसके है? 51 के तहत है, ये सेकंड ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसकी डिटेल दी गई है कि संविधान का अनुच्छेद 48A प्रावधान करता है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण या संवर्धन का, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, है ना। अनुच्छेद 51A जो कहता है, इसका प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आए, सभी की रक्षा करेगा, संवर्धन करेगा और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखेगा। तो इस प्रकार हमारे दोनों ही कथन सही होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किन निकायों द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पालन किया जाता है? किन निकायों द्वारा किया जाता है? राज्य कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य कार्यपालिका के द्वारा, राज्य विधायिका के द्वारा, संघ कार्यपालिका के द्वारा और जीवन बीमा निगम के LIC, तीनों के द्वारा ही यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन किया जाता है। चारों के द्वारा, है ना। उपरोक्त सभी जाता है, 1 2 3 4 हमारा सही हो जाता है। नीति निर्देशक तत्व विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं, जिसमें 36 के अनुसार जो है भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकारों में है। ठीक है, मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 में है यही कि राज्य की परिभाषा, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अतः इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी, कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकार शामिल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। अगला 21 है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और आदेशों का सम्मान करना। तो यहाँ पे लोक चुनाव का मतदान करना यह मूल कर्तव्य आपका नहीं है, बाकी सभी जो है आपके मूल कर्तव्य में शामिल होते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 51 का के तहत, है ना। ये सभी मूल कर्तव्य में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। देखो, समिति भी सही है, संविधान संशोधन भी सही है, लेकिन यहाँ पे 10 की जगह कितने जोड़े गए थे? 8 जोड़े गए थे, है ना। बाकी बाद में जोड़े गए हैं। बी है, स्वर्ण सिंह समिति ने कर्तव्यों का अनुपालन न करने के लिए दंडारोपण की अनुशंसा नहीं की थी। जी, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है कि उन्होंने दंडारोपण की अनुशंसा की थी, है ना। और मौलिक कर्तव्य जो है नागरिकों और विदेशियों सभी के लिए लागू होते हैं। तो जी नहीं, मौलिक कर्तव्य केवल और केवल नागरिकों के लिए लागू होते हैं। तो यह भी हमारा गलत हो जाता है। जबकि डी है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को विचार में रख सकती है। तो यह बात एकदम सही है हमारी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है, बाकी 3 गलत हो जाते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो व्याख्या में यही बात की गई है कि 8 कर्तव्य जोड़े गए थे, दंडारोपण करने की अनुशंसा की थी, यह केवल नागरिकों तक सीमित है। और जो 1992 में जो उच्चतम न्यायालय में
रेखांकित किया था कि संविधान कानून की संवैधानिकता के निर्धारण के में यदि न्यायालय को पता लगता है कि मूल कर्तव्य के संबंध में विधि के प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जाएगा और इस प्रकार ऐसी विधि की असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यह भी है मौलिक कर्तव्य है हमारा कि हम संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या ज्ञानार्जन की भावना को विकास करना भी हमारा कर्तव्य है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना यह जो है आर्टिकल 51 के तहत नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है ना। तो अगला हमारा है ऑप्शन नंबर डी सही होता है। नंबर 24, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो मौलिक अधिकार जो है केवल राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वो भी किस कंडीशन में? आपातकाल की कंडीशन में। कब आपातकाल लगा हो? जब 358 के तहत लगा हो, बाह्य युद्ध या फिर गृह युद्ध छिड़ा हो, तो इसमें 19 के उल्लेखित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। और 359 में जो है यह अधिकार प्राप्त है कि आपातकाल के समय में 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार प्रवर्तन में लाए जा सकते हैं। तो 20 और 21 क्या है? तो 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि के लिए संबंध में जो संरक्षण की बात कही गई है, 3 प्रकार के संरक्षण कहे गए हैं। और 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। तो यह 2 को छोड़ के सभी निलंबित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कि किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? तो यह निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 30, 25, 39 का 33 का। तो यह अनुच्छेद 39 का के तहत दिया गया है ना। और 39 का को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के टाइम जोड़ा गया था, है ना। इसमें निःशुल्क और विधिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से हमारे आज के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। आपने सुबह टेस्ट लगाया होगा इसका और अभी इसकी आपको डिस्कस वीडियो प्रोवाइड हो गई, जिससे आपके जितने भी डाउट हुए होंगे तो वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। आप डेली इसी प्रकार से टेस्ट लगाएं और इसका वीडियो का डिस्कशन लें। तो जो भी आपके डाउट आते हैं, जो भी इसमें हम 25 क्वेश्चन देते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर पाएँ, ताकि आप लोग को देखिए अभी क्या है कि पीएससी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़े से डीपली क्वेश्चन जाने लगा। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको वैसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करें। साथ ही साथ हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। हमारी अर्थशास्त्र की क्लास चल रही है यूट्यूब के माध्यम से, आप वो लेक्चर्स डेली देखिए, है ना। और अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू, अनिश्चितता का दौर बना हुआ है, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए, डेली डिस्कस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, है ना। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।